हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लासेस में। आज मैं एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करूंगी। आज एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका ये पहला वीडियो है। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 18th and 19th century India focus on recording and preserving folklore? नेशनलिस्ट बता रहे हैं यहाँ पर, जो उस समय जो नेशनलिस्ट थे वो लेट 19th सेंचुरी की बात हो रही है। तो वो किस चीज पर फोकस कर रहे थे? इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग। किस पर? रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोकलोर। ठीक है, जो लोक कथाएं थी, जो लोकगीत थे उस समय, जिसको फोकलोर कह रहे हैं, तो इनको रिकॉर्डिंग इनकी या इन पर फोकस क्यों कर रही थी वो? ठीक है, तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एक्सप्रेशन ऑन रिफ्लेक्ट मॉडर्न इंडिया। क्या मॉडर्न इंडिया को रिफ्लेक्ट करने के लिए उस समय पर फोकस किया जा रहा था? दूसरा है टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड एंड ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। क्या इसलिए फोकस किया जा रहा था कि हमें क्या करना है? सेंस ऑफ प्राइड, है ना। और दूसरा क्या रहे हैं? इन इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कीवर्ड पकड़ में आ रहा है, क्या? नेशनल। यहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल आइडेंटिटी की। अगला है टू यूज फोकलोर एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी कोई बात थी? ठीक है, तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स को पकड़ते हुए आपको सही ऑप्शन पर पहुंचना है। टू प्रमोट अ यूनिफॉर्म कल्चर दैट कुड बी अडॉप्टेड ऑन इंडियन रीजन। क्या यहाँ पर एक कलेक्टिव यूनिफॉर्म कल्चर की बात कर रहे थे कि उसको हमें प्रमोट करना है? किसको? एक जैसे कल्चर को। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी हम देखते हैं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मॉडर्न इंडिया का तो हो नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट हो गया क्रॉस। ठीक है, सेकंड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं थी। यूनिफॉर्म कल्चर की भी बात नहीं कर रहे थे कि यूनिफॉर्म कल्चर को हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना है ऑल ओवर इंडिया, इसलिए वो भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम तो वैसे ही पहले से ही डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है टू रिस्टोर सेंस ऑफ प्राइड। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंस ऑफ प्राइड की। ठीक है, कि अपने अपने गर्व की अनुभूति हमें हो। ट्रेडिशनल कल्चर और एक नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय एकता किससे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी या प्रदर्शित होगी, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है किसकी? नेशनल आइडेंटिटी की। आपकी राष्ट्रीय पहचान क्या है? ठीक, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट में आपको दिया है प्लेन माउंटेन्स और प्लेट्यूज को। प्लेन माउंटेन्स और प्लेट्यूज में बताना है कि पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, कितना है इसका जो प्लेन एरिया है, कितना है? 43%। ठीक है, तो 43% जो कि प्लेन एरिया है उसको बताना है कि वो किस तरीके से उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसका महत्व है। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दूसरा है इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। क्या टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है? ठीक है, तीसरा है इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तीनों ऑप्शन की। यदि हम बी, सी और डी की बात करें तो टूरिज्म तो हम देखते हैं कि टूरिज्म हिली एरियाज में भी अच्छा खासा है, तो ये तो उसका मोटिव हो नहीं सकता। दूसरा है यहाँ पर रिवर की फ्लो की बात कर रहे हैं, तो रिवर फ्लो होने के लिए कोई एक प्लेन एरिया की जरूरत नहीं है, उनका जहाँ पर फ्लो होता है वो अपना नदियां जो है वो पहाड़ों को काट कर भी बह जाती हैं। ठीक, तो ये वाला भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। आते हैं तीसरे पर। इट इट पोजेसेस विच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, और फॉरेस्ट है। ये तो कहीं पर भी हम देखते हैं कि जो अपना माउंटेन रीजन है, ठीक है, या जो प्लेट्यू है उन पर भी ये चीजें हो सकती है। लेकिन प्लेन एरिया मेनली हमें किस लिए चाहिए? मेनली हमें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है,
मेन हमें क्यों चाहिए? एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि हमें जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए? प्लेन हो। और दूसरा है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हमें प्लेन एरियाज चाहिए, क्योंकि इनके लिए सभी सुविधाएं जो है वो प्लेन एरियाज में आराम से लाई जा सकती है। ठीक, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। जो डेटा दिया है उसको आपको देखना है, उसको पढ़ना है और समझना है। देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि कितने पे? पर थाउजेंड पर। ठीक है, पर थाउजेंड पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। और लिटरेसी रेट दी गई है 17-18 की, और यहाँ पर ईयर दिया है। दो केसेस दिए हुए हैं, ए और बी। तो देखिए, यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर 30 है, यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है? 82। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है, और यहाँ पर लिटरेसी रेट उसका 94 है। ठीक, तो यही पूछा है इसमें कि ये क्यों है। क्या पूछा है? एज पर द डेटा गिवन बिलो, व्हाई केस बी हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पूछा है कि जो केस बी है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, उसका रीजन आपको बताना है। इट हैज हाई पर कैपिटा इनकम, क्या ये इसका रीजन है? हाई पर कैपिटा इनकम। इट हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन स्टेट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इट हैज गुड टीचर एंड स्कूल, क्या टीचर और स्कूल्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अगला है इट हैज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस पर? लिटरेसी का रेशियो यहाँ पर क्यों दिया गया है? यही चीज बताने के लिए कि यदि एजुकेशन सही होगा, वहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, तो डेफिनेट सी बात है वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा। इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा डी। ओके, ये तीनों जो है वो इनकरेक्ट है। मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग करेक्ट फोर के साथ में। तो हमने तीन तरीके के फॉरेस्ट पढ़े हैं। यदि हम ज्योग्राफी में देखें तो तीन तरीके के फॉरेस्ट हैं, और जिसमें है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? इस टेबल को मैच कीजिए। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है हम देखते हैं कि जो अपना जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु में, ये सारा जो रीजन है इसमें पाए जाते हैं अपने रिजर्व फॉरेस्ट। यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का होगा बी। फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर बी। सेकंड पूछा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर होते हैं? यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टू का हो जाएगा क्या? सी, यानी कि हरियाणा। किस स्टेट में होते हैं? हरियाणा। यानी रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ हो जाएंगे? हरियाणा, यानी टू का हो जाएगा सी। और जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, जो हमारे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी में पाए जाते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक, इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड का हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा बी और सेकंड का हो जाएगा सी। देन ए डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक बात की गई है किसकी? कंजर्वेशन की, फॉरेस्ट पे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट is the key to survive for human mankind. Some of the practices undertaken in India in this direction in joint forest management। किसकी बात की जा रही है? joint forest management। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? JFM। ठीक है, JFM इसको कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। किसके बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन को रिलेट करना है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। पहला है इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिगार्डेड फॉरेस्ट। क्या ये लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है? लोकल कम्युनिटी को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। किसके लिए? डिगार्डेड, रेस्टोरेशन ऑफ डिगार्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की जो देखभाल है उसको करने के लिए यहाँ पर लोकल
मैनेजमेंट की बात की जा रही है, लोकल कम्युनिटी की बात की जा रही है। दिस प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1980s। तो हमें देखना ये है कि क्या यहाँ पर जो ईयर है वो सही दिया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो एग्जिस्टेंस है इसका 1980 में आया क्या। तीसरा है झारखंड। झारखंड पास द फर्स्ट जो रेजोल्यूशन है वो किस स्टेट के द्वारा लाया गया था फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या ये झारखंड जो स्टेट है क्या ये सही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फोकस करना है ईयर पे, यहाँ पर हमें फोकस करना है किस पर, स्टेट पर। The members of local village communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest producers, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लोकल मेंबर्स की, जो विलेज कम्युनिटीज हैं उनको क्या वो इंटाइटल है किसके लिए, टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट, जो बीच के जो बेनिफिट्स हैं उनको लेने के लिए, जैसे कि जो टिम्बर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है उनमें जो भी चीजें हो रही है वो क्या उसमें से उनका हिस्सा रहेगा। तो ये सारी जो चार ऑप्शन है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या पहला और दूसरा, क्या दूसरा और तीसरा, पहला या चौथा, या फिर तीसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी स्टडी आपको बुक से करनी होगी। जब भी आपको स्टेटमेंट वाले या चार जो एक डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो उनके लिए आपको डीप स्टडी करनी होगी इस चैप्टर की। हम यहाँ पर देखें तो जो इन्वॉल्वमेंट है ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसमें बात की गई है किसमें, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, किसकी की जो मैनेजमेंट है उसमें हम लोकल कम्युनिटी को हम साथ में लेकर चलेंगे। द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस इन 1980 दिया हुआ है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो ये 1980 नहीं है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है यदि हम ईयर देखें तो ये है यहाँ पर 1988, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है 1988। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो ईयर है वो यहाँ पर गलत था, और अगला जो है वो झारखंड, तो झारखंड नहीं है ये स्टेट यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ओडिशा। तो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये दो ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए हैं, है ना। तो अब बचा क्या, पहला और तीसरा। ये बिल्कुल बात सही है कि जो लोकल कम्युनिटीज है उनको इंटाइटल कर दिया गया था, तो फोर्थ इज करेक्ट, यानी पहला और चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला और चौथा कहाँ दिया है, ऑप्शन ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है the people of Belgium has successfully dealt with their country's power sharing problem and it leading a happy and peaceful life. Which route of federation have they opted for? अब ये जो हमने देखा बेल्जियम का केस हमने देखा था और एक श्रीलंका का, ठीक है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म में हमने ये दोनों चीजें देखी, तो हमने देखा कि बेल्जियम जो है वो सक्सेसफुली और पीसफुली वो क्यों रहा, उसमें ऐसी कौन सी फेडरेशन की मेथड अपनाई जिसने वो सही तरीके से काम किया उसने। देखिए कमिंग टुगेदर एक फेडरेशन है क्या, कमिंग टुगेदर। एक होता है क्या कोऑपरेटिव फेडरेशन, दूसरे कोऑपरेट करना चलना है, चलना है होल्डिंग टुगेदर और कॉम्पिटिटिव फेडरेशन, ठीक है। चार तरीके का फेडरेशन दिया है, तो ठीक है। हमने दो फेडरेशन उसमें हमने अच्छी तरीके से पढ़े हैं क्या, एक है होल्डिंग टुगेदर और एक है कमिंग टुगेदर, ठीक। एक है कमिंग टुगेदर जिससे यूएसए बना, मतलब कि सारी कंट्रीज जो है छोटी छोटी कंट्रीज जब मिलकर आपस में काम करने लगती हैं और एक बड़ी यूनिट बनाती हैं तो उसको कहते हैं हम कमिंग टुगेदर, ओके। और फिर एक है होल्डिंग टुगेदर, मतलब हमें क्या करना है आपस में एक दूसरे को होल्ड करके या हमें पकड़कर चलना है, कोई भी किसी से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, रिलीज आराम से नहीं होगा। तो वही जो पॉलिसी है कौन सी, होल्डिंग टुगेदर, वो इंडिया ने भी अडॉप्ट की और वही चीज जो है वो यहाँ पर बेल्जियम ने अडॉप्ट की। तो यहाँ पर बेल्जियम सक्सेसफुली क्यों रन कर रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर की जो फेडरेशन है उसको इसने अडॉप्ट किया।
नेक्स्ट आते हैं 7 क्वेश्चन। अब ये लिस्ट दी हुई है, इसको मैच करना है आपको, ठीक है। आंसर करेक्ट फोर विकल्प इनमें लिस्ट में नाम दिया है, पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में क्या होते हैं ये कीवर्ड्स। पहला है एथनिक, दूसरा मेजोरिटिज्म क्या होता है, सिविल वॉर क्या होती है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। बिल्कुल इजी है, आसानी से बनेगा। देखिए पहला देखते हैं एथनिक, ठीक है। तो एथनिक क्या, दो गवर्नमेंट के लेवल की बात करते हैं, ठीक है। क्या वायलेंस को बात करते हैं, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री, या फिर हम बिलीफ मेजोरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं। हमने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप थे, दैट मीन्स किससे बात हो रही है, एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो कि अलग अलग सोशल ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके का सोशल डिवीजन है, ठीक है। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, आपके कल्चर के आधार पर, आपकी संस्कृति के आधार पर जो एक डिवीजन है कल्चर का, संस्कृति का, उसको कहा गया है एथनिक ग्रुप, ठीक है, या एथनिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का यदि हम देखें पहले का हो जाएगा क्या, डी। फर्स्ट का हम देखें तो डी हो गया। तो फर्स्ट का डी देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट का डी पहले में और तीसरे में, यानी दैट मीन्स ये और ये ऑप्शन तो यहीं पर कैंसिल हो गया, ठीक, ठीक है। अब बचा ए और डी में से हमें चूज करना है। मेजोरिटिज्म, मेजोरिटिज्म किसको कहते हैं, जहाँ मेजोरिटी काम करती है। बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, जहाँ पर मेजोरिटी में कोई कम्युनिटी रूल करना चाहती है किसी कंट्री को तो मेजोरिटेरियन होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका क्या होगा, दूसरे का हो जाएगा या सेकंड का सी। देखिए सेकंड का सी किसमें दिया है, सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड का सी इसमें दिया हुआ है, ठीक, ये हो गया। थर्ड वाला फिर डेफिनेट सी बात है कि थर्ड वाला की थर्ड जो है वो बी है आंसर, दैट मींस सिविल वॉर क्या होती है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग, है ना, अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग जो ग्रुप है वो जब वायलेंस करने लगे, अपने अपने उसके लिए लड़ने लगे, अपने अपने कहना चाहिए अपने अपने मोटिव्स के लिए, तो उसी को हम सिविल वॉर कहते हैं। यानी एक ही कंट्री के अंदर में जब वॉर होती है वो सिविल वॉर होती है। फिर है यूनिटरी सिस्टम, डेफिनेट सी बात है, आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है एक, तो क्या हो जाएगा इसमें, आइदर वन और टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर भी एक या दो लेवल की गवर्नमेंट हो उसको हम कहते हैं क्या, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में, ठीक। इस तरीके से ये सही होगा, इसके कौन सा आंसर होगा, डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कोई मिस्टर एक्स है और यहाँ पर क्रेडिट की बात की जा रही है कि क्रेडिट के कौन कौन से बेनिफिट हैं, किस कंडीशन में क्रेडिट जो है वो हमें बेनिफिट देता है। तो देखिए मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू make candles during the festival season. Choose the correct option that defines the importance of credit. किसकी बात कर रहे हैं, importance of credit की बात कर रहे हैं, और उसमें से हमें ऑप्शन को चूज करना है। It play a vital and positive role, है ना, तो ये दिया हुआ है vital and positive role प्ले करता है। यदि हमें किसी टारगेट को अचीव करना है तो उसको एक्सेलरेट करने में, है ना, उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है the credit help him to make the ongoing expensive और प्रोडक्शन, ठीक है, ये हेल्प करता है, क्रेडिट हेल्प करता है ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन। तीसरा है इट क्रेडिट हेल्प हिम कंप्लीट इन प्रोडक्शन ऑन टाइम, यदि आपको प्रोडक्शन सही समय पर देना है तो पैसा क्या होना चाहिए, आपके फ्लो में रहना चाहिए, पैसा होना चाहिए। फिर अगला इट हेल्प हिम टू एक्सरसाइज इन रिस्ट्रेन एंड गेट इनटू अ हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पर हैबिट की कहीं से भी बात इसमें नहीं की जाती क्रेडिट में कि हमें उसकी आदत के लिए ही हमें उसको आदत मिलाने के लिए वो चीज हमें जरूरी है, नहीं। तो ये इसके तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला दूसरा तीसरा, चौथा बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। The northeastern state of India, like Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, enjoy special status in the Constitution of India because पूछा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, है ना, अरुणाचल प्रदेश है, ना, ये अपने स्पेशल स्टेट का दर्जा इनको क्यों दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया गया। फिर ये लश ग्रीन फॉरेस्ट, लिटरेसी रेट आर वेरी हाई,
due to their social and historical circumstances as people speak lot of different languages। ठीक है, तो ये बताया है इसमें कि इनमें इनको क्यों दी गई है स्पेशल, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ग्रीनरी के कारण लश ग्रीन फॉरेस्ट है इसलिए इसमें बात की गई है, फिर लिटरेसी रेट वेरी हाई है इसलिए, है ना, या फिर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, है ना, कि कुछ इनके जो सोशल और हिस्टोरिकल जो सर्कमस्टांसेस उस समय थे इसके कारण इनको दर्जा दिया गया, या फिर द पीपल स्पीक लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, या फिर जो पीपल है वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे इस कारण से। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो लश ग्रीन फॉरेस्ट में ये तो कोई ऑप्शन इसका है नहीं। हाँ, फिर लिटरेसी रेट वेरी हाई की तो कोई बात है नहीं। अगर यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी बात नहीं की तो इस आधार पर स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था। इसलिए दिया गया था ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। बाकी जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस जो उस समय पर बने और जो सोशल ग्रुप थे, ठीक है, जो सोसाइटी थी, उनके कारण इसको स्पेशल स्टेट का, इन सभी को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस की बुक, सिविक्स की बुक देखेंगे 10th की, तो उसमें आपको आराम से ये फैक्ट बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक से ये पूरे के पूरे आपका जो एमसीक्यूज हैं वो आए हुए हैं, तो आप बुक की स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स ही सफिशिएंट है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आप उनको डिटेल में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको एक सिंगल लाइन फैक्ट नहीं आते, आपको चार बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको पढ़ने होते हैं और स्टेटमेंट, और उनके आधार पर आपको आंसर करना होता है, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। Now next है Napoleon in the given picture is depicted as the postman. What do each letter falling from his bag present? अब देख रहे हैं हम नेपोलियन एक बैग टांगे हुए और बैग से बहुत सारे जो एक पोस्टमैन के रूप में उसको दिखाया गया है और उसके बैग से कुछ कुछ लेटर्स जो है वो गिर रहे हैं। तो ये क्या चीज बता रहा है? आपकी जो बुक है ना, तो बुक हिस्ट्री की बुक में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिक्चर के नीचे ही लिखा हुआ है ना, यदि आप बुक को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो अब देखेंगे कि जो पिक्चर्स हैं उनको भी हमें अच्छी तरीके से उनका एनालिसिस करना है, जो भी पेंटिंग्स उस समय पे बनी उनको भी हमें एनालिसिस करना है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ वॉर्स ही फाउट, क्या ये चीज बता रहा है कि वो कितनी सारी लड़ाइयां उसने लड़ी? ठीक है, नंबर ऑफ वॉर्स की बात की गई है। लेटर्स ही पोस्टेड टू द monarch, letters he posted to the monarchs, क्या वो मोनार्क के लिए जो लेटर पोस्ट करता था उसकी बात की गई। टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, क्या वो टेरिटरीज की बात कर रहे हैं कि कितनी टेरिटरीज उसने लॉस्ट कर दी या खो दी, युद्ध में उसने कितनी टेरिटरीज या जो क्षेत्राधिकार था उसको खो दिया। एरियाज कॉन्कर्ड बाय हिम, या फिर वो ये बता रहा है कि उसने कितना एरिया कॉन्कर्ड कर रखा था, उस चीज को शो कर रहा है। इन चार ऑप्शन में से यदि आप देखेंगे तो बुक में ही दिया हुआ है कि जब नेपोलियन की हार होती है वाटरलू में, तो 1815 के बाद वो कैसे धीरे धीरे उसकी जो टेरिटरीज थी वो लॉस्ट हो जाती है या वो उनको खो देता है। तो उसी चीज को ये जो पिक्चर है वो डिपिक्ट करती है, बताती है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, बाकी ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। Which of the following factors significantly contribute to the process of globalization? Select the correct option. आपको ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर पढ़ें, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा फैक्ट इसमें से सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी। अब बात कर रहे हैं किसकी एक्सपांशन की? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के एक्सपांशन। एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उनके एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर। थर्ड जो है वो क्या कह रहा है? नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर। सेकंड क्या कह रहा है? एडवांसमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या एडवांसमेंट लाने के लिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है? क्या नेशनलाइजेशन के लिए जरूरी है? ठीक है, क्या क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है पीपल का उसके लिए जरूरी है यहाँ पर? ठीक है, तो ये सारे जो चार ऑप्शन है वो आपको क्या बताते हैं?
कि हमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है पीपल का जॉब के लिए, है ना, और एजुकेशन के लिए, क्या उसके लिए ग्लोबलाइजेशन की बात की रहे कर रहे हैं। ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 और 2। यदि हम 1 और 2 को देखें तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, एक्सपांशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, है ना, एमएनसी। और फिर है 2 में क्या दिया है, एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनको उनका एक्सपांशन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, है ना। फिर दूसरी बात कर रहे हैं क्या लिखा है, एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन की। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 1, 2 और 3। 3 में क्या दिया है, नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर। तो कभी भी ग्लोबलाइजेशन का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो नेशनलाइजेशन नहीं होता है। ठीक, तो यहीं पर आपको पकड़ना है ये चीज कि जहां पर भी थर्ड ऑप्शन होगा, तीसरा जहां पर भी स्टेटमेंट होगा, वो आंसर उसका नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पर ये देखिए इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड ऑप्शन है और इसमें भी थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो ये आपका सेकंड, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल गलत है। सी वाला यदि हम देखें तो उसमें फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब एंड एजुकेशन, ये सही है। बुक में यदि आप देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि ग्लोबलाइजेशन का एक उद्देश्य ये भी है कि हमें क्या करना है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट फॉर पीपल फॉर जॉब एंड एजुकेशन, कि वो बाहर जा सकें, पढ़ सकें, जॉब कर सकें। लेकिन चूंकि यहाँ पर थर्ड वाला इन्वॉल्व है, एमसीक्यूज में थर्ड वाला इन्वॉल्व है, इसलिए ये सही तो है, लेकिन इसके साथ जब भी मिल गया तो ये गलत हो गया, इसलिए आपके ये ऑप्शन नहीं हुई। ठीक है, करेक्ट है ये, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। क्या देखिए लिखा होगा ना, आर अप्रोप्रिएट, तो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर, 1 और 2 ओनली। ओके, which of the following statement about federalism in the Indian Constitution are correct? फेडरलिज्म को पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें से क्या करेक्ट है। इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन सिस्टम। तो कह रहा है किस किसके बीच में, पावर शेयरिंग किस किसके बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये इसका एक फीचर है कि पावर शेयरिंग में। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज, या जो पावर शेयरिंग है वो आसानी से उसको बदला जा सकता है। चेंज पावर शेयरिंग रिक्वायर्ड, क्या जो पावर शेयरिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 1/3 मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये चार स्टेटमेंट आपके सामने है। तो देखिए, इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन स्टेट, ये तो सही है, करेक्ट है। पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का बेसिक फीचर, ये भी सही है कि सत्ता का बंटवारा जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन पर जैसे ही हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कि द पावर शेयरिंग जो है वो अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज, है ना, तो इजी नहीं है, नॉट इजी, इजी नहीं है। पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करना इजी नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रोसेस है। और यहाँ पर जो 1/3 मेजोरिटी की बात की जा रही है वो 1/3 नहीं, कितनी है, 2/3 है, 2/3। ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, यहाँ पर 1/3 नहीं है। तो आपको एक एक ऑप्शन को, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर निकालना है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये कुछ यहाँ पर मूवमेंट्स दिए हुए हैं, उनको हमें जमाना है। लीडिंग अप टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए पहला दिया है बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन, दूसरा है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, कब पास हुआ था, लेटर विद इन 11 डिमांड सेंट टू जो वायसराय थे एरविन, लॉर्ड एरविन के द्वारा वो। और फिर बात की जा रही है सॉल्ट मार्च की। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन चारों ईयर के साथ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। इन दिन को, चाहे बायकॉट की बात की जा रही है, साइमन कमीशन की, चाहे पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है, चाहे यहाँ पर लेटर्स की और
इनको आपको देखना है कि ये कब कब किस किस ईयर में हुए थे। ठीक है, इनको हम अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, बाय गॉट द साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 में। तो उसमें भारत में इसका विरोध भी किया गया था, साइमन गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए गए। तो 1928 में साइमन कमीशन, ठीक है, 1928 में आया। फिर है पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो पास हुआ था दिसंबर 1929 में। ठीक है, तो इसकी जो ईयर है दिसंबर 1929 में। फिर है जो लेटर भेजा गया था, लेटर विद 11 डिमांड सेंट टू वायसराय इरविन, लॉर्ड इरविन के लिए जो 11 डिमांड थी गांधी जी की, उनके साथ में इसको भेजा गया था जनवरी 1930 में। ये हो गया। फिर है सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च जैसा कि मार्च इसी में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मार्च 1930, 1930। ठीक, इस तरीके से ये इनका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू हुए। ये दिसंबर में हुआ, ये 28 में हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन डी। ठीक, ये इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं क्योंकि जो गांधी एरा है पूरा, जो कि हम स्टार्ट करते हैं 1915 से, जब गांधी जी भारत वापस आते हैं, और उसके बाद में जो भी इनके मूवमेंट चलाए गए, तो इन पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। ठीक, इनको आप अच्छे से पढ़िए, सारे के सारे जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इंडियन इकोनॉमी द थ्री सेक्टर्स, जैसे कि आप जानते हैं 3 सेक्टर होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब ये बोल रहे हैं आर इंटरडिपेंडेंट, ये सभी क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। हाउएवर द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें द इन प्राइमरी सेक्टर remains high. Most appropriate explanation of this would be, अभी पूछ रहे हैं कि फिर भी हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो उसमें जुड़े हुए हैं या उससे एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है। तो देखिए क्या है इसका रीजन। 4 स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी प्रेफरेंशियली ट्रीट ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर, मतलब ये उनको प्रायोरिटी पर या बहुत ही ज्यादा एक प्रायोरिटी पर जो गवर्नमेंट है वो उनको रखती है, जो पॉलिसीज है वो ज्यादा प्रेफरेंस देती है प्राइमरी सेक्टर को। ये रीजन है क्या? इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हम देखते हैं बहुत सारी जो पॉपुलेशन इंडिया की, चूंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो किस पर डिपेंड है? कृषि पर आधारित निर्धारित उनका जीवन है। फिर है इनएडुकेट सर्विस सेक्टर, इनएडुकेट सर्विस सेक्टर जॉब फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। क्या ऐसा है कि जो रोजगार के जो साधन है, ठीक है, या रोजगार के जो अवसर हैं वो अलग अलग दूसरे सेक्टर्स में कम है, इसके कारण जो लोग हैं वो कृषि से ही जुड़े हुए हैं। क्या ये इसका रीजन है? प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। क्या ये रीजन है कि प्राइमरी सेक्टर के कारण जो रॉ मटेरियल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए भेजा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं? तो ऐसा तो नहीं है। अब देखते हैं लेकिन तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा भी नहीं है कि बाकी सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं आती। तो ये हम बात करें यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है, तो इसमें देखें गवर्नमेंट पॉलिसी प्रेफरेंस ट्रीटेड एज अ प्राइमरी सेक्टर, तो ये तो इसमें नहीं है ना। यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो सेकंड है द इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन, ये तो बिल्कुल सही है कि जो भारत है
कृषि प्रधान देश है और बहुत सारी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं इसके कारण। दूसरा है इनएडुकेट सर्विसेज, सबसे मेन फैक्टर है यहाँ पर कौन सा, ये थर्ड वाला, कि यहाँ पर जो रोजगार के साधन है, ठीक है, या रोजगार के अवसर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत ज्यादा अपर्याप्त है, इनएडुकेट है, अपर्याप्त है। इसके कारण भी बहुत सारे लोग जो है वो खेती से जुड़े हुए हैं। प्राइमरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, इसके कारण तो हम उससे नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसके दो मेन रीजन हैं, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो यही हो गया इसका आंसर कि चूंकि प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी ये सारे सेक्टर जो है उनमें सबसे पहले तो जॉब जो है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम है, और दूसरा हम बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, बहुत सारी जनसंख्या है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश रहे हैं, तो इसके कारण पहले से ही वो कृषि में संलग्न है। तो स्टेटमेंट दिए हैं उनको कंसिडर करना है। हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। बाय द 1870s caricatures and cartoons were being published in Indian journals and newspapers commenting on social and political issue। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि 1870 का जो दशक था उसमें कैरिकेटर्स जो थे यानी जो व्यंग्य चित्रकार थे या जो कार्टून बनाते थे वो क्या कर रहे हैं, बीइंग पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल्स, है ना, जो पत्रिका वगैरह और जो न्यूज़पेपर थे उनमें क्या बता रहे हैं, कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारे जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उन पर बात करते थे, ठीक। और दूसरा कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम सम caricatures praised the educated Indians fascination with western taste and clothes, while others were looking forward while others were looking forward for social to social change। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। तो देखिए हम यदि बात करें प्रिंट मीडिया और कल्चर वाले चैप्टर की, तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई 1870 की, तो उसमें जो भी उस समय व्यंग्य चित्रकार थे या कार्टूनिस्ट थे वो किस चीज को शो कर रहे हैं कि इंडिया के जो कल्चर में जो चेंज आ रहा है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग और जर्नलिस्ट के द्वारा, तो ये बता रहे हैं पॉलिटिकल और सोशल इश्यू को उठाते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में बात की जा रही है सम कैरिकेटर्स प्रेज्ड द एजुकेटेड इंडियन, तो यहाँ पर प्रेज्ड नहीं करते थे, ठीक है, उनको प्रेज नहीं करते थे ये, है ना, उनकी तारीफ नहीं करते थे, बल्कि उनको क्या करते उसको व्यंग करते थे, ठीक है। तो रेडिकुल्ड वर्ड आपको मिलेगा, इसकी जगह पर क्या मिलेगा आपको वर्ड, रेडिकुल, ठीक है। यहाँ पर प्रेज नहीं होगा, रेडिकुल वर्ड होगा। द एजुकेटेड इंडियन फैसिनेशन विद द वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ while other were looking forward, not looking forward, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप यदि बुक देखें तो बुक में लिखा हुआ है फियर, फियर फ्रॉम, फियर फ्रॉम द सोशल चेन, ठीक है, फियर फ्रॉम टू सोशल चेंज। तो ये यहाँ पर फियर फ्रॉम सोशल चेंजेस आएगा, और यहाँ पर रेडिकुल्ड नाम का एक वर्ड है ना, तो रेडिकुल्ड यहाँ पर होगा, यानी उन पर बयान करते थे ना कि उनकी तारीफ करते थे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर, ठीक। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई एमपी बोर्ड सभी में इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, मतलब एमसीक्यूज के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं होते, एमसीक्यूज में दे दिए जाएंगे। तो आपको लाइन बाय लाइन एक बार चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, तभी आप इनको अटेंड कर सकते हैं, आप इनमें अपना 100% दे पाएंगे। The frequent stories of death remind us that no system is entirely without shortcomings. Even democracies identify the issue being refers to from the option given। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी सिस्टम
कहीं पर भी इंटायरली विदाउट शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी बुराई ना हो, कोई भी खराबी नहीं हो। यदि हम बात करें यहाँ डेमोक्रेसी की, इवन डेमोक्रेसी भी उस चीज से मतलब अछूती नहीं रह सकती। तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सी चीज है? पॉवर्टी है, या फिर ब्लैक मार्केटिंग है, या फिर टेररिज्म है, या फिर करप्शन है। हम देखते हैं कि करप्शन जो है, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है उससे मुक्त नहीं है डेमोक्रेसी भी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? करप्शन, ठीक है। तो भ्रष्टाचार जो है वो ऐसा है कि जो पूरे के पूरे, चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें तो उससे हम अछूते नहीं रह सकते। Which of the following is the main factor that led to the rise of multi-political parties at the same level of in India? Same level पर multi parties जो है वो क्यों आ रही हैं? तो हम देखें, a federal political system, varied economic condition, linguistic and regional diversity, और फिर कह रहे हैं लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी कि अलग अलग जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो यहाँ पर एक ही लेवल की गवर्नमेंट के लेवल पर क्यों देखने मिलती है? अब फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है क्या इसलिए, या फिर यहाँ पर वेरिएड इकोनॉमिक कंडीशन है इसके कारण, या फिर लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी इसके कारण, या फिर लो लेवल ऑफ लिटरेसी और पॉलिटिकल अवेयरनेस के कारण हम यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज को देखते हैं। तो देखिए, तो पहला है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका आंसर नहीं है कि फेडरल सिस्टम है इसके कारण बहुत सारी पार्टियों की जरूरत है ना। फेडरल सिस्टम में दो पार्टी भी हो सकती है ना, मोर देन वन हो सकती है बस ना। फिर है वेराइड इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इसके रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, है ना। लो लेवल ऑफ लिटरेसी इससे कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर से क्या? लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है ना, रीजनल डाइवर्सिटी है, जिसके कारण हम यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हैं, ठीक? The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been this across countries. Find the correct option from blue. अब आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यदि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर और फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ये क्या चीज लेकर आती है? ग्रेट अक्रॉस कंट्री, कंट्री के अक्रॉस में क्या चीज अच्छी होगी, क्या होगा? ग्रेट बाइफरकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, क्या यहाँ पर ग्रेटर सेग्रीगेशन होगा, या डिफरेंशिएशन होगा, या फिर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इन तीनों का तो एक ही मतलब है। बाइफरकेशन मतलब भी उसका विभाजन, सेग्रीगेशन मतलब भी उसका पृथक्करण हो गया, डिफरेंशिएशन मतलब उसको अलग अलग कर देना। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? जब ये सारी चीजें होंगी तो कंट्री के क्रॉस क्या बढ़ेगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स। Which of the following is true meaning of equal treatment of women? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमन की बात कर रहे हैं कि क्या, कैसे हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करें? एज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो यहाँ पर कौन सी चीज जो है वो यहाँ पर जरूरी है, आवश्यक है, किसके लिए? इक्वल ट्रीटमेंट के लिए। वुमन आर ऑलवेज ट्रीट विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं रिस्पेक्ट और डिग्निटी इसके लिए, है ना। इट इज नाउ easier for women to legally wage struggle for their rights. Most societies across the world are now women dominated. ये जरूरी है क्या? ये बात कह रहा है, या फिर women are now treated as equal in the political arena, ठीक। तो यहाँ पर हम यदि बात करें कि किसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है? राइट्स की। किसकी बात की जा रही है? उनके अधिकारों की। तो अब क्या हो गया है? इट इज नाउ इजियर फॉर वुमन टू लीगली मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके साथ है, संविधान में भी इसकी बात की जा रही है कि उनके लिए जो राइट्स है वो इक्वल दिए जाए, ठीक है। तो इक्वल राइट्स की जहाँ पर बात की जा रही है लीगली, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि अब ये जो रास्ता है वो उनके लिए आसान हो गया है। इट इज नाउ इजियर फॉर वुमन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए कानून भी उसके साथ है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। कंसिडर द स्टेटमेंट फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है कम्युनल माइंडसेट कैन बी लीड टू एफर्ट्स टू सिक्योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस।
फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप। तो कम्युनल माइंडसेट क्या कहता है, कम्युनल माइंडसेट कैन लीड, वो लीड करता है कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप अपने यहाँ पर बना लेते हैं, जिसको हम मेजोरिटेरियंस कहते हैं, है ना, ये मेजोरिटाइजेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पर पॉसिबल है स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग। दूसरा कह रहा है मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट a separate political entity as a response to such such dynamics। कौन सा बोल रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। अब मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए सेपरेट जो पॉलिटिकल एंटिटी की बात नहीं है यहाँ पर, तो सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर मेजोरिटी की जगह क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनॉरिटी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर माइनॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी की तो बात की ही गई है। किसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका माइंडसेट है तो मेजोरिटेरियन कहते हैं। दूसरा है कि इसमें जो है वो मेजोरिटी नहीं होगा, यहाँ माइनॉरिटी होगी। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट, कौन सीक कर रहा है यहाँ पर, कौन देख रहा है इसको, सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, जो उनको पॉलिटिकल एंटिटी दी जाए तो वो है यहाँ पर माइनॉरिटी। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मेजोरिटी की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनॉरिटी आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इसको बुक में देखें तो बुक में आपको ये जो फैक्ट है वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा कि इसमें मेजोरिटी की जगह क्या होगा, माइनॉरिटी होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेजोरिटी की जगह क्या होगा, माइनॉरिटी होगा। तब ये आंसर आपका सही होगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, और स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। इसलिए क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड या 2 इज इनकरेक्ट। इसके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये इसके उत्तर नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।